हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई जोरों शोरों पर चल रही है आप लोगों की? नहीं, एग्जाम आप लोगों के धीरे धीरे करीब आ रहा है। और आज कितनी तारीख हो गई हम लोगों का? 22। आप लोगों का 22 अगस्त हो चुका है। ठीक है, कितने महीने बाकी हैं? 28 नवंबर को आपका एग्जाम है। बस आप लोग अपनी स्ट्रेटजी आप बना लिए होंगे। मुझे आशा है कि पढ़ाई भी आप अच्छे स्ट्रेटजी के अनुसार अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग तन्मयता के साथ लगे रहिए। हमारी तरफ से भरसक प्रयास किया जा रहा कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएं, डे बाय डे अपडेटेड क्वेश्चन करवाए जाएं। और उसके बाद जिससे आपको आने एग्जाम जो आ रहा है, करीब आ रहा है, उसमें आपको किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है और संडे भी है, जिसमें मैं पेड कोर्स के लिए आज छुट्टी भी किया हूँ। लेकिन मैं यूट्यूब पर जो देने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तबीयत खराब है उसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम में बाधक ना बने। चाहे संडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी डे हो, आप लोगों की क्लासेस प्रॉपर मिलती रहें और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। बस कुछ ही दिनों में मैं आप लोगों का जो है लेके आ रहा हूँ कोर्स, मतलब सिर्फ वो प्रैक्टिस सेट करवाने चल रहा हूँ। ऑल इंडिया लेवल टेस्ट करवा रहा हूँ। सॉरी, प्रैक्टिस सेट तो चल रहा है, ऑल इंडिया लेवल में एक टेस्ट करवाने चल रहा हूँ आप लोगों का। और वो टेस्ट जो है, मतलब उसमें सभी बच्चे शामिल होंगे। और टेस्ट मैं आपको बता दूं फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हमारा जो ऐप है कमर एडवर्ड, जैसे कि ये यहाँ पर अभी नहीं लिखा हुआ है कमर एडवर्ड, उसकी स्पेलिंग है, मैं आप लोगों को दिखा दूं। आप लोग जाइए, देखिए ये स्पेलिंग है इसकी, क्यू क्यू ए एम ए आर, कमर, पी डी यू डब्ल्यू ओ आर एल डी। इस आप प्ले स्टोर में जाइए और उसको सर्च करिए। सर्च करेंगे उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप सर्च करने के बाद आपको एक लोगो दिखाई देगा, एक ब्लू ब्लू सा आप लोग जहाँ देख रहे होंगे। तो इसमें आपको जो नीचे वहां जहाँ सब्सक्राइब वाली बटन बनी है, देखिए वहां पर बना हुआ है लोगो, बना हुआ एक बुक बनी है, यहाँ कमर एडवर्ड लिखा हुआ है, ग्रीन ब्लू और उसका व्हाइट कलर में बना हुआ है। उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। उसी पे आप लोगों का टेस्ट करवाया जाएगा, ऑल इंडिया लेवल टेस्ट करवाया जाएगा। तो जैसे कि हम लोग ईबीएस का अब चैप्टर वाइज कर रहे हैं। पहले तो हम लोग ओवरऑल पूरा कर लिए थे ना, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। तो चैप्टर वाइज आप करेंगे, फिर उसमें उसके बाद हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन सा, मतलब कि कितने चैप्टर आते हैं। मैंने आपको सिलेबस में जो है इसका डिस्कस कर लिया। ठीक, तो मैं क्या बता रहा था आप लोग कि जो आपका कुछ चल रहा है प्रैक्टिस ये चैप्टर वाइज चल रहा है। मैं डिस्कशन कर चुका हूँ चैप्टर, कितने चैप्टर आएंगे आपके ईबीएस में, ये सब मैं आपको सिलेबस में कर चुका हूँ। और जो डेमो क्लास ली गई थी वो पेड कोर्स में भी है और आपकी यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है। उसमें आप लोग बढ़िया से अच्छे से विस्तार से बताया गया है। आप लोग जाएं, उस प्लेलिस्ट को खोलें, डेमो प्लेलिस्ट को, उसके बाद उसमें देखें कि कौन कौन सा चैप्टर आता है, आपके कितने मार्क्स का आएंगे, एक क्वेश्चन का वेटेज कितना है। तो ये सारी चीजें बताई गई। तो एक चैप्टर में ये चैप्टर वाइज जो है एक सेट करवा चुका हूँ, आज ये दूसरा सेट है आपका। और बाकी तो पूरा ओवरऑल जो मिसलेनियस करवाया गया था वो आप लोगों का जो है करवा चुका हूँ। वो भी आप लोग जाके देख लीजिए, 7 से 8 सेट करवाए हैं। तो जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका जो बैच है ये स्टार्ट हो गई कब से? 15 अगस्त से स्टार्ट है। और इसकी प्राइस कितनी रखी गई थी? 499। मैं हमेशा बताता हूँ कि इतनी सस्ती प्राइस शायद ही आप कहीं पाएंगे। और उसके बाद जो आप प्रैक्टिस सेट लिया जा रहा है, ये 30 प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे 199 रुपए में। और आप लोग प्रैक्टिस सेट करते रहिए। जो लोग, मैं एक ऑफर दे रहा हूँ, जो लोग अभी प्रैक्टिस सेट ले लेते हैं उनको और भी प्रैक्टिस सेट हमारी टीम के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। कमर एडवर्ड जो टीम है वो बनाएगी और आपको प्रोवाइड करेगी। ठीक है, अच्छे से गाइड, बाकी जो लोग उसमें जुड़े हुए हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, उनको अच्छे से गाइडेंस दी जा रही है। बार बार उसको फोन करके पूछा जा रहा है कितना पढ़े, कितना कवर किया आपने। सिलेबस भी पूरा डिस्कस कर ही दिया गया हुआ है आप लोगों का। क्लासेस डेली हो रही है, तो ये चीज आप देख रहे हैं। संडे को केवल ऑफ रहेगी बस आपकी जो पेड क्लास रहेगी, क्योंकि क्या होता है, कंटेंट बनाना रहता है, चीजों को मेंटेन करना रहता है, साइट गड़बड़ रहती है उसको सही करना रहता है, तो एक दिन टाइम चाहिए होता है उसके लिए। और बाकी रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट देने की प्रयास हम तो करेंगे ही आप लोगों को। ठीक है, तो उसके बाद कोई समस्या होती है आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर लें, 8005257808। बाकी आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करके जरूर पढ़ें, इससे आपको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। तो फिर बढ़ते हैं अपने प्रश्न तरफ। देखते हैं आज का मेरा पहला प्रश्न क्या रहेगा, किस प्रकार रहेंगे और प्रश्न में जो है किस प्रकार को उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रहा पहला प्रश्न। क्वेश्चन को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद इसका उत्तर दीजिए। पहले आप लोग उत्तर देंगे फिर मैं बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि मैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको करवा चुका हूं। जो मिक्स क्वेश्चन करवाया था उसमें 7 से 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुका हूं, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आए थे।
अब वही चीज चैप्टर वाइज आ रहे हैं, अब चैप्टर वाइज में भी है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, क्या कह रहा, पहाड़ी ढाल से बर्फ अथवा चट्टानों का अचानक तेजी से गिरना क्या कहलाता है ना। व्हाट इज द सडन रैपिड द स्लाइड ऑफ द स्नो और रॉक्स डाउन अ माउंटेन स्लोप कॉल्ड, क्या कहलाता है बताइए। कह रहा है कि जब कोई चीज मतलब पहाड़ी ढालों से बर्फ अथवा चट्टानों का अचानक, पहाड़ी ढाल, ढाल जानते हैं क्या है, मान लीजिए ये आपका माउंटेन है, ठीक, मैं इसे बता रहा हूं, ठीक, ये माउंटेन है, तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन, ये इसका ढाल कहलाता है। किसी भी चीज का, कोई चीज जैसे ये मान लीजिए ये चढ़ान बनी हुई है, तो इसका ढाल क्या है, इसका ढाल ऐसे बनेगा ना, ये इसका ढाल है। तो जो ढाल होता है मतलब जो झुकाव तो नीचे ऊपर से नीचे आते हैं उसको ढाल कहते हैं। तो कह रहा है कि व्हाट इज द सडन रैपिड स्लाइड ऑफ द स्नो और रॉक, जो बर्फ और चट्टानों से अचानक तेजी से जब कोई चीज नीचे आता उस प्रक्रिया को क्या कहलाता है। वो प्रक्रिया पूछ रहा है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको क्या भूकंप कहते हैं, या उसको हिमस्खलन कहते हैं, या चक्रवात कहते हैं, या सूखा कहते हैं। इन चारों ऑप्शन हमको बताइए, आप उसको क्या कहेंगे बताइए। आइए एक एक करके समझते हैं। भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक होता है जब कभी भी जब इस धरती के अंदर कोई ऐसा हलचल चट्टानों के आपस में टकराने से, या एक दूसरे के ऊपर चढ़ने से, या कोई ऐसी प्रक्रिया जो मानव द्वारा जनित हो, मानव के द्वारा कोई मतलब कि कोई खनन या माइनिंग की जा रही हो, उस दौरान जो पृथ्वी का जो हिलना होता है, भूकंप, मतलब इसको आप संधि विच्छेद करेंगे, भूमि का हिलना, भूमि का कंपन करना भूकंप कहलाता है। तो इसका कोई लेना देना इससे नहीं। ये कह रहा है कि जब पहाड़ी ढालों बर्फ अथवा चट्टानों को अचानक तेजी से नीचे गिरना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है। यहाँ तो धरती हिलने की बात की जा रही, सरकने की थोड़ी बात की जा रही, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अब आते हैं हिमस्खलन, ये बात आपकी सही है, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, आइए इसको समझते हैं। हिमस्खलन, इसका ऑप्शन विकसित करें। हिमस्खलन, स्खलन मीन्स होता ही सरकना होता है, स्खलन का मतलब होता है सरकना होता है। तो जब हिम यहाँ दिया गया है ना, हिम मतलब कि बर्फ, बर्फ का नीचे सरकना, वही हिमस्खलन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चक्रवात क्या होता है ये बताइए, चक्रवात क्या होती है। चक्रवात क्या होता है, यह है जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जब हवाएं चलती हो भी कहाँ, समुद्र में, समुद्र में, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरी तरह से ये आपका समुद्र है, ठीक, आपकी समुद्र है, यहाँ मान लीजिए हाई प्रेशर आपका बना हुआ है, और उसके बाद यहाँ से हवाएं चल रही हैं, हमेशा हवाएं जो होती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। यहाँ से हवाएं उठी, ऐसे उठी, ठीक है, यहाँ मान लो हाई प्रेशर बना हुआ है, यहाँ से हवाएं उठी, ऐसे आ रही हैं, ऐसे यहाँ पर एक जगह पर, यहाँ पर जहाँ पर लो प्रेशर जो आपका बना रही है, तो यहाँ पर जब कोई चीज ऐसे घूमता हुआ, तेजी से घूमता हुआ ऊपर की तरफ उठता है, कहां पर, समुद्र में, तो उसे क्या कहते हैं, उसी को चक्रवात कहते हैं। अच्छा, यही प्रक्रिया आपकी अगर जमीन पे हो तो क्या कहलाएगी, जब यही प्रक्रिया होगी तो उसको बवंडर कहलाते हैं। जानते हैं ना, बवंडर होता है जो बोल कहते हैं अरे भैया भूत आ गया, भूत कुछ नहीं होता है, बस वो एक प्रक्रिया, हाई प्रेशर लो प्रेशर हवा का चलना प्रक्रिया जो होता है, जब ज्यादा तेज से होने लगता है तो अपने साथ कूड़े करकट धूल बालू हर चीज उड़ाता हुआ लेके चला जाता, कहते हैं भैया बहुत भूत आ गया है। आप लोग भी देखे होंगे ना कि भूत, उस तरह का भूत, अब मत मानिएगा वो भूत है, वो ये प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये होता। अच्छा, सूखा का वो क्या होता है, जैसे इसमें बरसात का मौसम चल रहा है, देख रहे हैं, तो बरसात के मौसम में होता क्या है कि जब पानी बिल्कुल ना बारिश हो, मीन बिल्कुल ना बारिश हो, ये चल रहा है और पूरी तरह से जमीन सूख जाए, चाहे वो मतलब धान उन जो है, जो धान जो कोई भी फसल होगा, धान हुआ, गेहूं हुआ, सरसों बाजरा मक्का कुछ भी हुआ, तो उसके लिए जो पर्याप्त पानी चाहिए, जो हमारे जीवन सर्वाइव करने में पर्याप्त पानी हो, वो मतलब उतना भी पानी हमें न मिल सके, धरती फटने लग जाए, उसमें दरारें पड़ने लगे, उस प्रक्रिया को उस समय जो होता है वो सूखा कहलाता है। और वही उसका उल्टा क्या होता है, सूखा का उल्टा बाढ़ होता है। जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, अथाह बारिश हो जाए, घर डूबने लगे, मकान डूबने लगे, बहने लगे, सब कुछ, वो प्रक्रिया तो बाढ़ कहलाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा हमारा, ठीक है, हिमस्खलन कहलाता है। ठीक, इतनी बात तो आप लोग समझ चुके होंगे ना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है हमारा, पढ़िए आप लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन देखिए, आप लोग पढ़िए तब पढ़ता हूं। कह रहा कि समुद्र के भीतर, कहा, समुद्र के भीतर, अभी मैंने बताया था ना, समुद्र के भीतर आने वाले भूकंप से उठने वाली विशाल लहर को क्या कहलाते हैं। अब आप लोग बताइए, एक चीज मैंने आपको चक्रवात बताया था ना, लेकिन चक्रवात क्या था, वो हवा का प्रभाव था।
लेकिन और कहाँ था हवा का प्रभाव? चक्रवात में, वो समुद्र के अंदर था। लेकिन ये दूसरा चीज क्या कह रहा है, अब समुद्र के अंदर ही क्या आ रहा है, भूकंप आ रहा। दो तरह का भूकंप होता है ना, एक स्थल पर आता है, एक जल में आता है ना। तो भूकंप अगर स्थल पे आता है तो उसे उसे मतलब कि पृथ्वी हिलती है, लेकिन जब लहरें हिलती हैं, जब समुद्र के अंदर आता है तो लहरें आती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहलाते हैं, वो प्रक्रिया हमारी सुनामी कहलाती है। ठीक है, सुनामी कहलाती है, इंग्लिश में भी इसको सुनामी ही पढ़ा जाता है। व्हाट इज द जायंट वेव द कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक अंडर द सी कॉल्ड, क्या कहलाता है बताइए, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मैंने बताया ना सुनामी कहते हैं। चक्रवात तो अभी मैंने आपको समझा ही दिया था कि हवाएं जब हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है समुद्र में। अच्छा, हिमस्खलन क्या हो, ये भी मैंने आपको समझा दिया था। बाढ़ तो भी अभी समझाया ना, सूखा और बाढ़ दोनों समझा दिया ना। सूखा क्या होता है, जब पानी नहीं बरसता है, और बाढ़ क्या होता है, जब बहुत ज्यादा बारिश हो जाए, अथाह घर वर बहने लगे, डूबने लगे, इंसान बहने, जानवर बहने लगे, तो उस प्रक्रिया को बाढ़ कहलाते हैं। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी विशेष ध्यान दें एक एक शब्द का, और वो भी समझे, इसलिए मैंने बाइलैंग्वेज में लेके क्वेश्चन को आता हूं और समझाता हूं अच्छे से। ठीक, तो फिर से बता रहा हूं ये बात को कि आप लोग आइए पेड कोर्स में, और उसके बाद जो है आप अच्छे से उसमें अच्छे समझाया जाएगा, सब अच्छे बताया जाएगा सब कुछ। मैथ जो है जैसे कि मैंने बताया सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा, और आपकी जो इंग्लिश है वो हासिम सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है। एक दो क्लास उसकी पढ़ेगी कल जो है आप लोगों के हासिम सर के यूट्यूब पे भी मिलेगी, और बाकी जो क्लासेस हैं वो आपको पेड कोर्स में मिलेगी इंग्लिश मीडियम, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे कम पढ़ते हैं, तो फिर मैं उन्हीं लोगों को करना चाह रहा हूँ जो उससे अच्छे से लाभान्वित हो। बाकी हिंदी मीडियम की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है, तो हिंदी मीडियम का मैं यूट्यूब पे भी काफी दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि वो चीज करो जिससे काफी लोगों को लाभ मिले। ठीक है, तो इसलिए मैं इसमें देता हूँ। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड क्या कह रहा वृक्ष की मुख्य विशेषता क्या है, अब बताइए आप ना। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्री, जो क्राइटेरिया होती है वृक्ष की वो हमको बताना है कि क्या होगी। जो पेड़ होते हैं, सब लोग पेड़ देखे होंगे, आप लोग पेड़ तो देखे होंगे ना, पेड़ क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ देखे होंगे आप लोग। तो आप अभी जहां बैठे होंगे शायद कुछ लोग पेड़ के नीचे ही बैठ के देख रहे हो ना। क्या हम उसकी विशेषता आप जानते हैं, पेड़ की विशेषता क्या होती है? कोई मुझे बताएगा कि पेड़ किसे कहते हैं? कोई बताएगा इसमें से? पेड़ जो होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका ये ट्री हुआ, ठीक, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओ माय गॉड, ठीक, चलिए, ठीक है, जो भी है जैसा भी है, चलिए ठीक। तो ये क्या है, ये आपका पेड़ है, ठीक, ये आपका पेड़ है ना, ठीक, ये आपका पेड़ है। आप इस पेड़ को अगर ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या देख रहे हैं आप? ये इसका जो तना है, देख रहे हैं कि नहीं, इसका तना जो होता है कठोर होता है। पेड़ का जो तना होता है, तना क्या होता है, कठोर होता है। पहला चीज, पहला इसमें क्या होता है, तना होता है, और तना कैसा होता है, ये कठोर होता है, पहली चीज तो। ठीक है, तना कैसा होता है, ये तना इसका कठोर होता है, आई बात समझ में। उसके बाद इसमें शाखाएं निकली होती हैं, ये शाखाएं हैं ना, ये शाखाएं हैं, इसमें शाखाएं निकली हुई होती हैं। ठीक है, बाकी जड़ें जो हैं, ये जड़ें क्या होती हैं, काफी गहराई तक जाती हैं, काफी गहराई तक। ये इसकी तीन विशेषता होती है। जो पेड़ होता है इनमें शाखाएं होती हैं, तना इसका कठोर होता है, और जो जड़ें होती हैं काफी गहराई तक जाती हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ट्री, पेड़ की जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोमल हरा तना, ठीक, बड़ा तना व गहरी जड़ें। बिल्कुल, कोमल तो होता नहीं, बहुत कठोर होता, मैंने दिखाया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये तो गलत ही हो जाएगा, हटा दो इसको। अच्छा, बी क्या कह रहा, बड़ा तना व गहरी जड़ें ना, लार्ज ट्रंक एंड डीप रूट्स। बिल्कुल बात सही है ना, लार्ज ट्रंक, इसका जो है तना जो होता है लंबा होता है, और डीप रूट्स, जड़ें काफी गहराई तक होती हैं। ठीक, खोखला तना, इसका तना खोखला नहीं तो बहुत ज्यादा भरा भरतू होता है, तभी तो ये मजबूत होगा, कठोर तभी तो होगा। ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। डी क्या कह रहा है, जमीन पर फैलना, स्प्रेडिंग ऑन द ग्राउंड, जमीन पर फैलना, जमीन पर लताएं फैलती हैं, पौधे नहीं, पेड़ नहीं फैलते, तो ये फैलते, ये भी नहीं होगा। तो क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, हमको उम्मीद है। ठीक,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तुलसी का पौधा किस श्रेणी में आता है? इन विच कैटेगरी डज द तुलसी प्लांट बिलोंग? किसमें बिलोंग करता है? जो तुलसी होता है वो किस कैटेगरी में बिलोंग करता है? क्या तुलसी वृक्ष होता है, क्या तुलसी झाड़ी होती है, क्या तुलसी घास होती है, क्या तुलसी लताएं होती हैं? अच्छा, वृक्ष, झाड़ी, घास और लताएं में अंतर क्या क्या होता है अभी आप बता पा जाएंगे। वृक्ष का मैंने बताया क्या, कठोर तना, पहला चीज क्या होता है कठोर तना। दूसरा क्या होता है इसकी लंबी लंबी व गहरी जड़ें और शाखाएं भी कठोर, शाखाएं मजबूत। ये किसकी है? वृक्ष की। झाड़ी क्या होती है? झाड़ी कटीली होती है ना, कटीली, सॉरी एक मिनट, कटीली होती है, ठीक है, ज्यादा मजबूत नहीं। तना जो होता है, तना ज्यादा मजबूत नहीं होता है इसका, तना ज्यादा मजबूत नहीं, बस समझिएगा। उसके बाद शाखाएं कमजोर होती हैं, कमजोर होती है, ठीक। घास का क्या होता है? नरम, नरम तना, ओके, पत्तीदार, पत्तीदार, ठीक, ये होती है। लताएं क्या होती हैं? बहुत ही कमजोर तना, बहुत ही कमजोर तना, पहली चीज तो। दूसरी बात और क्या होती है इसकी? जमीन पर फैली हुई, जमीन पर फैली होती हैं, आई बात समझ में? जमीन पर फैली होती है, ये टोटल क्या होती है? ये जमीन पर ही जो है होती हैं, फैली होती हैं। तो इनमें से क्या होगा? लताएं बहुत ही कमजोर तना, जमीन में फैली होती, ये नहीं होगा, आप हटा दो इसको। घास नर्म तना और पत्तीदार होता है ना, घास जो होता है, ये भी नहीं होगा। तो ये जो होता है आपका, ये झाड़ी की कैटेगरी में आता है। इसमें कटीला तो नहीं होता है, कटीला हर कहीं नहीं लागू हो सकता है, लेकिन तना ज्यादा मजबूत और शाखाएं कमजोर, तो ये झाड़ी की कैटेगरी में आता है। वृक्ष मैंने बताया बहुत कठोर, लंबी गहरी शाखाएं मजबूत, इसकी शाखाएं तो होती नहीं, नॉन छोटी छोटी शाखाएं होती हैं तुलसी। अच्छा, इसमें तुलसी की पूजा कौन कौन करता है? तुलसी एक औषधीय पौधा होता है ना, तुलसी को जो है इसीलिए पूज कोई भी चीज अगर पूजनीय है तो उसका कोई ना कोई फायदा है। जैसे नीम है, नीम का जो होता है उससे बहुत सारी दवाइयां बनती हैं, बहुत सारी जो है उसका बहुत काफी ज्यादा बेनिफिट है। उसके बाद आपका पीपल का पौधा है, काफी भारी मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलता है। तुलसी का पौधा हुआ एक औषधीय पौधा है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। तो पूजा हमेशा उसी की होती है जो कोई योग्य हो, किसी काम के लिए वो बेहतर हो। तो आप लोग भी इस प्रकार योग्य बनिए, पढ़ाई लिखाई करिए, तभी आपका भी मान सम्मान गुणगान गाया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से कौन सी बड़ी घास की एक किस्म है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैरायटी ऑफ लार्ज ग्रास? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द वैरायटी ऑफ लार्ज घास? अच्छा, लार्ज घास, मैं आपको भी एक बात बताऊंगा, आप लोग शायद आश्चर्य हो जाएं। लार्ज घास के बारे में आप लोगों को आश्चर्यचकित हो जाएंगे। क्यों, कैसे? आप लोग देखें, बांस, जो लंबा लंबा बांस होता है, उसको घास की कैटेगरी में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें पत्तियां बहुत सारी होती हैं, तनाएं बहुत ही नाजुक नाजुक होती हैं, और वो जो होता है उसमें, तो ये जो होता है बांस, जो होता है बांस, ये जो है ये बड़ी घास की एक किस्म है। किस चीज की? बड़ी घास की एक किस्म है, ये बड़ी घास की किस्म है। आम जो होता है ये पेड़ की श्रेणी में आता है, ठीक है। तुलसी जो होता है ये झाड़ी की श्रेणी में आती है, ठीक। और कमल जो है ये जलीय जलीय लता लता के श्रेणी में आता है, जलीय लता की श्रेणी में कमल आता है, ओके। इतनी बात तो समझ में आ चुकी होगी आप लोगों को ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा, थोड़ा इसको
क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कद्दू का पौधा किस श्रेणी में आता है? इन विच कैटेगरी डज द पंपकिन प्लांट बिलोंग? जो पंपकिन का प्लांट होता है, पंपकिन प्लांट जानते हैं, कद्दू तो कौन कौन खाया होगा? रुको मैं थोड़ा पानी पी लूं। आप लोग बताइएगा किस श्रेणी में आएगा? अभी मैंने आपको समझाया था ना, आप लोग बताइए किस श्रेणी में आएगा। मैंने भी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया था ना कि कद्दू का जो पौधा है वो किस श्रेणी में आता है। कद्दू हर किसी ने देखा होगा। तो कद्दू कैसे होता है? ऐसे बड़ा बड़ा सा कद्दू होता है ना, ऐसे तो होता है, ऐसे तो कद्दू बना होता है ना, इसमें ऐसे 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 तो रहता है कद्दू। तो कद्दू जो होता है जिसे गांव में कोहड़ा बोलते हैं, कोहड़ा, कोहड़ा कद्दू, और क्या कहा, हलुआना भी शायद बोलते हैं, तो कुछ बोलते हैं उसको ना। इसके पौधे को आप देखेंगे वो ऐसे जमीन पे ऐसे रेंगता हुआ ऐसे फलता है, उसमें फल लगते हैं। इसमें ऐसे 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 जो है ऐसे कुछ पत्तियां निकली होती हैं, ऐसे तरह तरह की हर जगह जो ऐसे पत्तियां बनी, पत्तियां ऐसे होती भी हैं, ऐसे गोल गोल पत्तियां भी होती हैं ऐसे। तो ऐसे पत्तियां निकली होती हैं और कहीं जा करके ऐसे बड़ा सा एक कद्दू जो है ऐसे उसमें फल लगा होता है कद्दू में, ठीक है, कहीं जाकर किनारे। तो कद्दू का जो पौधा होता है उसकी जो जमीन पर रेंगती हुई, तो जो जो पौधे जो होते हैं जो जमीन पे रेंग के उसमें फल आते हैं वो जो है लताओं की श्रेणी में आते हैं ना, क्लिम्बर, इसको इंग्लिश में क्लिम्बर कहते हैं, लताएं, चढ़ने वाला। तो घास तो है नहीं, घास जो है उठी उठी होती है, ऐसे 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 तो घास होती है ना, आप लोग देखे होंगे, ऐसे तो घास होता है, ऐसे तो घास होता है जगह, ऐसे घास होती है। तो घास थोड़ी सी तो खड़ी रहती है ना, बरसीन हो गया, ये सब चीजें जो है घास श्रेणी में। तो घास श्रेणी में लताएं इस प्रकार के क्लिम्बर जो होते हैं, बेल है, बेल का क्रीपर वाइन, बेल और कोई मतलब वृक्ष, वृक्ष तो होगा नहीं क्योंकि तना मजबूत होता नहीं है, जमीन पर रेंगता होता है, तो इससे किसमें आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लताओं की श्रेणी में आपका कद्दू जो है वो लताओं की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मिट्टी मुख्यतः किससे बनती है? मिट्टी जो होती है, व्हाट इज द सॉइल मेंटेन मेनली कंपोज्ड? जो मिट्टी होती है किससे बनी होती है? क्या केवल पानी से मिट्टी होती है? ओनली फ्रॉम वाटर? वाटर नहीं भाई, वाटर से नहीं बनी होती। मिट्टी में बहुत सी चीजें पाई जाती हैं, बालू के कण पाए जाते हैं, सड़े गले पदार्थ पाए जाते हैं, उनमें और भी पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो कई चीजों से मिलकर के वो बना हुआ होता है। क्या आपका, क्या आपका ये मिट्टी। तो क्या कह रहा है, टूटी चट्टानों के कण, पुरानी पत्तियां, जड़ें और जीवों से, फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स ना, पार्टिकल्स, ओल्ड लीव्स, रूट्स एंड ऑर्गेनिज्म, इतनी चीजों से ये बन के होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर भी आपका करेक्ट। केवल रेत से नहीं, रेत पाया जाता है लेकिन केवल रेत आ गया इस वजह से नहीं होगा। केवल हवा से नहीं, केवल ओनली नॉट डस्ट, तो केवल डस्ट से नहीं होता, मतलब हवा से नहीं, ओनली ओनली फ्रॉम एयर नॉट। इसमें इतने चीज पाए जाते हैं, क्या क्या पाए जाते हैं आपके, टूटी चट्टानों के कण, पुरानी पत्तियां, जड़ें व जीवों से। इंग्लिश मीडियम वाले देने फ्रॉम ब्रोकन रॉक्स, पार्टिकल्स, ओल्ड लीव्स, रूट्स एंड ऑर्गेनिज्म, इतनी चीजें इसमें पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वर्षा के बाद मिट्टी में सामान्यतः कौन सा जीव अधिक दिखाई देने लगता है? अब बताइए आप, ये बरसात का मौसम चल रहा, विच ऑर्गेनिज्म इज कॉमनली सी फ्रॉम इन द सॉइल आफ्टर रेन? जब बारिश हो जाती है, बारिश का मौसम आ जाता है, उस समय आपको कौन सा जीव दिखाई देता है ज्यादा? आप बताइए। इसमें हमें एक बार चर्चा किया था कछुआ का। कछुआ आप देखते होंगे, आपका जहाँ खाली प्लेस होगा, चाहे वो खेत हो गया, चाहे वो अगनाई हो गई, चाहे वो आपके घर की बाहर की जमीन हो गई, द्वार हो गया, या रोड के किनारे कहीं भी आप देखेंगे जहां मतलब ना ज्यादा पानी ना लगता हो, मीन पानी, जमीन गीली हो लेकिन पानी वहां ना रुकता हो, तो ऐसी जगहों पे कछुए ज्यादा होते हैं। वो मिट्टी को चालते हैं और चाल के जो है उसको देखते हैं भुरभुरी बनाते हैं। इसलिए एक बात और ध्यान दीजिए, कछुआ को किसानों का मित्र भी कहा जाता है क्योंकि वो जो होता है नीचे से जमीन को ऊपर लाते हैं, इस प्रकार से जमीन की उर्वरा शक्ति जो होता है वो बढ़ जाती है। तो जो कछुआ होता है, अर्थवार्म जिसे हम बोलते हैं, अर्थवार्म जो है वो रेन सीजन में ज्यादा दिखाते हैं। ऊंट, कैमल भाई रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। याक जो होता है वो पहाड़ी इलाकों में। मोर जो होता है कोई लेना देना है, मोर हमारा क्या है, ये मोर क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। ओके, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेशनल बर्ड हमारा क्या है, वो यही है, नेशनल बर्ड जो है
क्या है, यही है हमारा नेशनल बर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारी क्या कह रहा, उल्लू जैसे पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का, अच्छा एक बात और ध्यान दिए, उल्लू जैसे पक्षी घोंसला बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का उपयोग करते हैं। उल्लू कितने लोग देखे होंगे इसमें से, कहते हैं यार एकदम उल्लू हो का एकदम, मतलब समझ रहे हो, उल्लू, उल्लू जो होता है उसको दिन में कम रात में दिखाई ज्यादा देता है। उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया, मुआ चिड़ई हो गई, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको रात में ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि इसमें रॉड सेल पाए जाते हैं, आंखों में इनके रॉड सेल पाए, वो दिन की जब प्रकाश की रोशनी पड़ती है वो काम उतना अच्छा नहीं करता है जितना अंधेरे में काम करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन वो नहीं है कि दिन में किसको दिखाई पड़ता है या रात में दिखाई पड़ता है, यहाँ क्वेश्चन ये बन रहा है उल्लू जैसे पक्षी घोंसला बनाने के लिए, घोंसला में जानते हो जैसे आप घर बनाते हैं ना, विच पार्ट ऑफ द ट्री इन द बर्ड लाइक द आउल यूज इन मेक देयर नेट्स, नेट्स, नेट्स में क्या होता है, घोंसला, घोंसला होता है क्या है, पक्षियों के घर को क्या कहते हैं हम, घोंसला कहते हैं। हमारे घर को जहां हम रहते हैं, गृह, आवास, आलय, बहुत नाम से जानते हैं ना, तो उसी प्रकार पक्षियों के घर को क्या कहते हैं हम, घोंसला कहते हैं, नेट्स कहते हैं ना। तो नेट्स जो होते हैं ये आप देखे होंगे, जैसे गौरैया हो गई, पेड़की हो गई, कबूतर हो गए, ये लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे तिनके बीन कर लाते हैं झाड़ियों से, उसके बाद उनको क्या करते हैं एक डाली पर बैठ बनाते हैं और वहां पर अंडा देते हैं बच्चे के लिए। और खासकर पक्षियां तभी अपना घोंसला बनाती हैं जब उनको अंडा देना होता है, ठीक है। इसलिए जब वो अंडा दें, मतलब कहीं घोंसला बने, तो उनके घोंसले को ना तोड़ें क्योंकि वो जो है अपने परिवार को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, इसी का विशेष ध्यान दें आप लोग। तो इसलिए जो है वो किस चीज का प्रयोग करते हैं। लेकिन उल्लू जो होता है वो छोटे छोटे तिनके ने, उल्लू हो गया, एक चिड़ी आता है कठफोड़वा के नाम से आती है, कठफोड़वा, तो वो जो होती है काट फोड़ने वाली। तो ऐसी जो चिड़िया होती है वो पेड़ के तने को छेदती हैं, ये सब उसके अंदर अपना घोंसला बनाती हैं। आई समझ में ना, तो ये पत्तियों पे नहीं बनाते, नहीं भाई, ये गुहा तने है ना, होलो कैविटी इन ट्रंक, जो पेड़ का जो तना होता है, जैसे मैंने बताया तने के अंदर छेद करती हैं, वहां अपना बनाती हैं घोंसला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। जड़ों में नहीं बनाते हैं, जड़ों में जैसे मोर और बनाते हैं, ये सब चीज अपने रहने के लिए, और भी जानवर है। फूलों से नहीं, फूलों से मकरंद निकलता है जो रस, उसको चूसते हैं, बस कौन भौरे भौरे चूसते हैं, कुछ चिड़िया भी होती हैं चूसती हैं। अभी उसका क्वेश्चन आएगा कि मकरंद क्या होता है, बताते हैं आपको। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, वो जो होता है हॉलो कैविटी ऑफ ट्रंक के नाम में बनाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा, गिलहरी द्वारा मेवे जमीन में गाड़ने से किस पौधे जीव प्रक्रिया को बल मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। कह रहा गिलहरी जो होती है, गिलहरी स्पैरो जिसको बोलते हैं ना, स्क्वैरल, सॉरी स्क्वैरल जो होती है, स्क्वैरल बेरी नट्स इन द ग्राउंड ना, विच प्लांट लिम्स प्रोसेस इज द प्रमोटेड व्हेन स्क्वैरल बेरी नट्स इन द ग्राउंड। गिलहरी द्वारा मेवे जमीन में गाड़ने के लिए किस पौधे जीव प्रक्रिया को बल मिलता है। अब बताओ आप देखते होंगे जो गिलहरी होती है, गिलहरी है, कुत्ते हैं, मैंने उनको देखा है, कुत्ते तो अपना जो भोजन होता है उनको संग्रहित करते हैं। कहीं मान लो 4-5, खासकर जब वो क्या बोलते हैं, ठंडी का मौसम आएगा जब उनके बच्चे होते हैं, तो कुत्ते क्या करते हैं, कहीं फेंका हुआ सामान कुछ है तो उसको ले जाएंगे कहीं मिट्टी से या कहीं पुआल से, या जो भूसा उसा होता है उसको जो है उसे उसे ढक देते हैं कि मेरा बच्चा इसको बाद में, मेरे बच्चे को खिला दूंगी, बाद में पता नहीं खाना मिले कि नहीं। उसी प्रकार गिलहरी जो होती है वो क्या करती है कि जो मेवे होते हैं, मतलब कि कोई बीज हो गया कोई चीज का, तो उस बीज को ले जाके कहीं ढक देती है, रखती है, उसके बाद ऊपर से मिट्टी रख देती है। ये होता है कि हम बाद में खा लेंगे इसको, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है भूल जाती है मैं इसको रखी कहाँ हूँ। तो जब वो रख देती है तो उस प्रक्रिया को, मतलब उससे क्या होता है, उससे फिर एक नया पौधा उगता है, और जब नया पौधा उगता है तो वही पूछ रहा है एग्जामिनर कि उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इससे किस चीज को बढ़ावा मिलता है, क्या परागकण को बढ़ावा मिलता है, या बीज प्रकीर्णन को होता है, वाष्पीकरण या प्रकाश संश्लेषण को, क्या है इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं बताइए आप। इस प्रक्रिया को बीज प्रकीर्णन कहते हैं, सीड डिस्पर्सल कहते हैं, ठीक। सीड डिस्पर्सल क्या होता है, तो मैंने आपको बताया अभी ना कि गिलहरी ले जाती है, या आप ही करके ले जाए कोई बीज को जो है जमीन के अंदर रख के उसको तोप दीजिए, तो ये प्रक्रिया जो है बीज प्रकीर्णन का। अच्छा, परागकण क्या होता है,
परागण जो होता है, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन जो होता है, फूल होता है, फूल कोई भी चीज का फूल होता है, उसमें क्या कहते हैं, तितलियों द्वारा, पक्षियों द्वारा, चिड़ियों द्वारा क्या होता है कि उसकी जो रस होती है उसमें जो मेल और जैगोट और फीमेल जैगोट का जो है फूल एक स्थान से उड़ के, मतलब कि फीमेल का परागकण जो होता है मेल पर जाके मेल पुष्प पर पड़ता है, तो उसका निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद फिर जो होता है वहां से एक नया फूल बनता है, तो वो क्या होता है, परागण कहलाता है। और बीज प्रकीर्णन क्या होता है, बीजों का मतलब कि एक स्थान से दूसरी जगह पे आकर वहां नया पौधा उगता है, उस प्रक्रिया बीज प्रकीर्णन कहलाता है, और ये गिलहरियां ज्यादा ज्यादा करती है। ठीक, वाष्पीकरण क्या होता है, मैंने आपको बहुत पहले उसमें जो जो आपको बताया था, एक मतलब कि जो मिक्स मिक्स क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें बताया हूँ ना कि ऐसे मान लो अगर समुद्र है, नदी है, तालाब है, झील है, कुछ भी है, वहां से पानी गर्म होकर फिर ऊपर की ओर उठता है, तो इस प्रक्रिया क्या कहलाते हैं, ये करके आपको इवोपोरेशन कहलवाती है। ठीक है, इवोपोरेशन, और TION, ठीक है, इवापोरेशन कहलाती है, इवापोरेशन कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसन होता है ना, संघनन यहाँ पर जाकर होता है। ओके, संघनन के बाद फिर क्या होता है, जो संघनन फिर जो है ये बादल यहाँ बनते हैं, बादल के बाद फिर जो होता है क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल होता है। ओके, रेनफॉल होता है, सॉरी यहाँ नहीं लिखूंगा, रेनफॉल होता है। ओके, ये बात समझ ली, ये पूरी प्रक्रिया ये जो आपकी होती है, ये यहाँ से यहाँ पे मतलब ये इवोपरेट हुआ, वाष्पित हुआ, संघनित हुआ, फिर ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, जल चक्र कहलाती है। तो प्रकाश, अच्छा प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, ये बात मैं आपको बताया था। ठीक है, आप लोग हमको बताइए प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, जो उसमें बता चुका हूँ। ठीक है, आइए देखते हैं। अब मैं आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, जो रिपीट में क्वेश्चन करवा चुका हूँ समझा दूं, आप लोग बताइएगा, अगर आपको नहीं समझ में तब आप हमसे पूछेंगे कि सर क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, क्या होता है वाष्पीकरण, क्या होता है संघनन, क्या होता है, ये सब चीजें आपको जो है हमसे पूछिएगा, हम आपको बताएंगे डाउट सेशन में। लेकिन अभी आप लोग इस पे लगे रहिए। क्या कह रहा, सनबर्ड, एक सनबर्ड होती है, सनबर्ड व तितली फूलों से क्या प्राप्त करते, अभी मैं बताया था ना कि अभी बताऊंगा मैं आपको नेक्टर क्या होता है। व्हाट इज द सनबर्ड, what is sunburn and butterflies obtain from flowers, obtain लेना होता है कि मतलब जो ये सनबर्ड्स होती हैं, उसके बाद फिर बर्ड्स होती हैं, ये सब सॉरी बटरफ्लाई होती हैं, बटरफ्लाई का जो कुछ छोटी छोटी बर्ड्स बर्ड्स भी होती हैं, वो सब जो है वो किससे, फ्लावर्स वगैरह ना, कि वो फूलों से क्या प्राप्त करते हैं, आप लोग बताइए क्या होगा, फूलों से पानी प्राप्त करते हैं, पानी तो उन्हें कहीं से भी मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। वो एक मकरंद होता है, नेक्टस, बहुत ही अच्छा होता है कि जो जो और नेक्टस ही यही जो होता है फूल के मेल और फीमेल को जो निषेचन करवाता है, इसी इन्हीं तितलियों और सनबर्ड के माध्यम से ही होता है। अगर ये ना रहे तो फिर शायद ही जो है वो फूल जो है आपस में निषेचन कर पाए, मेल और फीमेल जो है वो निषेचन कर पाए। लकड़ी, उस नहीं भाई, लकड़ी तो उनको कहीं में बीज बीज नहीं लेती, वो मकरंद वहां से प्राप्त करती है, सनबर्ड और फूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कैटरपिलर के जीवन चक्र में कोकून के बाद क्या बनता है, अब बताइए, ये पूरी प्रक्रिया होती है। कैटरपिलर जो होता है, कह रहा कैटरपिलर है, कह रहा व्हाट इज द फाउंड द कोकून स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ कैटरपिलर, कैटरपिलर के जीवन चक्र में कोकून के बाद, ध्यान दीजिए, कोकून के बाद क्या बनता है, इसकी एक प्रक्रिया होती है, जो कोकून होता है ना, कोकून से फिर जिसे ये जो क्या कहते हैं, कैटरपिलर के जीवन चक्र में, कैटरपिलर के जीवन चक्र में कोकून के बाद क्या बनता है, यहां पर मान लो एक लीव्स है, मैं पूरी प्रक्रिया आपको समझा रहा हूं, ये लीव्स है, इस लीव्स में कैटरपिलर क्या करता है, यहाँ पर अंडे देता है ना, क्या हुआ यहाँ पर, पेन ले लेता हूँ, पेन लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर अंडे देता है, ठीक, अंडा, फिर अंडा से अगली प्रक्रिया क्या होती है, यहाँ पर जब अंडा बनता है, अंडा पत्तियों से, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर अंडे के बाद कैटरपिलर के जीवन में अंडा होता है, अंडे के बाद फिर यहाँ पर पत्तियों पे कैटरपिलर के जीवन में, हाँ ठीक ठीक ठीक, रुको एक मिनट में पूरी पूरी प्रक्रिया आपको समझा दे रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए बस, इसको पूरा समझिएगा। अंडा होता है, ठीक, अंडे के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर मान चलिए, तो
उसके बाद यहाँ क्या होता है, यहाँ पर फिर कैटरपिलर बनता है। क्या होता है? कैटरपिलर। कैटरपिलर कैटरपिलर के बाद फिर अगला चरण क्या होता है? अगला चरण जो होता है ये यहाँ पर कोकून का होता है। क्या किसका होता है? कोकून का होता है। कोकून के बाद फिर क्या होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। कोकून के बाद फिर कोकून में फिर तितली बनती है। क्या होती है? तितली। तो इस प्रकार जो तितली होती है, तितलियों को चार चार क्रम में बांटा गया है। किसमें किसमें? चार क्रम में। नंबर 1 अंडा, नंबर 2 कैटरपिलर, नंबर 3 कोकून, नंबर 4 तितली। पहले क्या होता है, इस पर तितली अंडा देती है, अंडे से फिर वो कैटरपिलर निकलता है, और कैटरपिलर जो है जिस उन्हीं पत्तियों को खाता है, जिस पत्तियों पे अंडा देती है वो उन्हीं पत्तियों को खाता है। खाने के बाद फिर कोकून बनाता है। कोकून बनाने के बाद फिर उसे क्या होता है? तितली बन जाती है ना। फिर यही प्रक्रिया जो है रिपीट होती है। जस्ट 2 मिनट वेट। ठीक, फोन आ गया था क्या? तो हाँ, तो मैंने क्या बताया पूरा? अंडा देता है, तितली क्या हुई? यहाँ पर अंडा दी। अंडे के बाद फिर उससे कैटरपिलर निकले ना। अब ये कैटरपिलर क्या है? ये सेकंड स्टेज है, ठीक है। उसके बाद फिर उसका कोकून बना। कोकून क्या है? थर्ड स्टेज है, ओके। फिर इसके बाद पूछ रहा है कि इसके बाद क्या बनता है। इसके बाद आप लोग बता दिए क्या बनता है, आप लोग खुद ही बताइए। इसके बाद क्या बनता है? तितली बनती है, बटरफ्लाई बनती है। अंडा क्या है आपका? फर्स्ट स्टेज। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज कैटरपिलर है, थर्ड स्टेज जो है आपका कोकून है, और उसके बाद आपका फोर्थ स्टेज जो पूछेगा वो क्या है? आपकी तितली बटरफ्लाई बनती है। इंसेक्ट मॉम नहीं होता है, लीव्स नहीं होती, लीव्स पे जो है ये अंडा एक्स जो होता है वो तितली जो बटरफ्लाई होती है वो एक्स कहाँ देती है हम ना? ये लीव्स पर देती है। फिर उसके बाद उन्हीं वही जो उसमें से कैटरपिलर निकलता है, फिर कैटरपिलर पत्तियों को खाता है। फिर पत्तियों को खाने के बाद फिर कोकून का फॉर्मेशन होता है। फिर कोकून से फिर उसमें से उसी कोकून के अंदर से जो है बटरफ्लाई जो है वो ग्रो होती है, निकलती है। ठीक, इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करो? हॉर्नबिल पक्षी। एक हॉर्नबिल पक्षी होती है जिसे हम क्या कहते हैं? क्या नाम गौवा में हमारे क्या बोलते हैं उसको? गौवा में उसको कहते हैं वो हॉर्नबिल ऐसे होती नहीं है, ध्यान नहीं आ रहा, बड़ी अच्छी होती है। हाँ, क्या क्वेश्चन? क्या पहले क्वेश्चन करवा दें। हॉर्नबिल पक्षी की विशेष पहचान क्या होती है? ओ, इसी विशेष पहचान पूछ रहा ना। व्हाट इज द यूनिक आइडेंटिफाइड? कह रहा यूनिक आइडेंटिफाइड फीचर ऑफ द हॉर्नबिल बर्ड। जो हॉर्नबिल बर्ड होती है इसका यूनिक फीचर क्या, यूनिक क्या होता है? इसमें हॉर्नबिल में यूनिक क्या पाया जाता है ये पूछ रहा है। क्यों होती है हॉर्नबिल? इसको हसुआ या ऐसे कुछ नाम से जानते हैं, गांव में कहते हैं इसको हसुआ, हसौरा, ध्यान नहीं आ रहा है हमको। तो कह रहा व्हाट इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ द हॉर्नबिल बर्ड? हॉर्नबिल जो बर्ड है इसका कोई विशेष पहचान क्या होता है? कैसे हम पहचानेंगे हॉर्नबिल क्या है? हॉर्नबिल बहुत ही अच्छी इसको वो होता है, इसकी जो क्या होता है, इसके सर पर सींग जैसे बनावट होती है, ऐसे निकली होती है ना, इससे सींग सींग ऐसे निकली होती है। ठीक कह रहा हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर ऑन हेड, जो सींग की तरह उसके स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, लॉन्ग लेग्स नो। ठीक है, कलरफुल फीचर नहीं भाई, अरे वो फेदर्स, कलरफुल फेदर्स नहीं होते इसके, रंगीन पंख नहीं होते, तेज रात दृष्टि नहीं, तेज रात दृष्टि किसके होते हैं? आवेल के होते हैं। ठीक है, उल्लू के होते हैं। इसके शार्प नाइट विजन ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा ना। सिर पर सींग जैसी, सींग नहीं होती, विशेष ध्यान दीजिए। हॉर्नबिल जो होती है वो सींग नहीं होती है, उसके सींग जैसी बनावट होती है। आगे बात समझ में, सींग जैसी इसकी बनावट होती है, ये बात समझ में। आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या कह रहा है, इसको ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? मनी प्लांट को क्या कहा जाता है क्योंकि यह किसी सहारे पर चढ़ता है? मनी प्लांट, मनी प्लांट जान रहे होंगे ना? मनी प्लांट घर में कहते हैं भैया मनी प्लांट लगाओ तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा घर में। तो उस मनी प्लांट को हम को क्या कहा जाता है क्योंकि यह किसी सहारे, क्या मनी प्लांट वृक्ष है या क्लाइंबर है या घास है या झाड़ी? आप बताइए हमको क्या होगा। ट्री की मैंने पहचान बताई थी, ये मजबूत तना, उसके बाद क्या होता है शाखाएं भी मजबूत होती है उनकी, जड़ें गहराई तक जाती हैं। तो इसकी कुछ नहीं, ये तो पानी में लगाया जाता है ना मनी प्लांट को, घर में लगाया था, और ये लताओं जैसी होती है। तो क्या होगा ये एक तरह की, इसको हम क्लिम्बर बोल देंगे क्योंकि ये क्या होता है, मान लो ये दीवार है, दीवार पे इसको यहाँ पर किसी पॉट में ऐसे रख दिया था या मिट्टी में लगा के और सीधे चढ़ती हुई जाती, बड़ी सुंदर सी पत्तियां होती है, ऐसे ऐसे कुछ की पत्ती होती है ना, दोनों तरफ होती है ना, एक ही तरफ होती है? नहीं भाई, दोनों तरफ होती है।
दोनों तरफ पत्ती होती है, बड़ा सुंदर लगता है, ऐसे ऐसे से बनी होती है। कभी किस किस के घर में है मनी प्लांट का पौधा, किस किस के घर में है, कोई बता सकता है? और ये चीज जो होता है यहाँ लगता है, और घास की श्रेणी में नहीं आता है, झाड़ी की श्रेणी में, क्योंकि कांटे होते हैं इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसकी जरा से भी मजबूत नहीं होता, एकदम लचीला होता है, चाहे ऐसे पकड़ मरोड़ देंगे तो एक हाथ में आ जाएगा सारा सब। तो कौन ऑप्शन नंबर बी, क्लिम्बर होता है, क्लिम्बर के नाम से जाना जाता है। ठीक, पत्तियों पर पाई जाने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? पत्तियों किस पर? पत्तियों पर। जैसे ये पत्ती बनी हुई है ना, मैं एक पत्ती बनाता हूं, ये पत्तियों की लिप्स हो गई आपकी। इसमें क्या होता है, ऐसे एक बीच में ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार की एक ऐसे ऐसे रेखा गई होती, ठीक। इसके बाद क्या होता है इसमें, इस प्रकार की ऐसे 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 रेखाएं बनी होती है ना, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रेखाएं बनी होती। तो कह रहा है कि जो ये रेखाएं बीच में बनी होती हैं, कह रहा है कि पत्तियों पर पाई जाने वाली पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? इन पतली रेखाओं को क्या कहते हैं? व्हाट इज द थिन लाइन? जो पतली रेखा होती है फाउंड इन ऑन लीफ, कार्ड क्या कहा जाता है? थिन लाइन को हम क्या कहते हैं? जो पत्तियां होती हैं उन पर जो पतली लाइन होती है उनको हम क्या कहते हैं? क्या उन्हें हम तना कहते हैं? तना मैंने बताया था ना, ये जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ होता है, पेड़ के किनारे किनारे जो होता है, ये चीजें जो होती हैं, ये तना होता है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका ये तना वाला हिस्सा है। बात समझे, स्ट्रीम तो होगा नहीं, ये क्या होता है, इन्हें सिराएं कहते हैं, ठीक है, बेंस कहते हैं, ये क्या कहते हैं, सिराएं। ये सब क्या है, ये सब सिराएं हैं ना, ठीक है, क्या है, बेंस है, ये सब सिराएं। आगे बात समझ में, ये सब सिराएं होती हैं, ठीक। जड़ होता है, जड़ ये होता है, जैसे ये चीजें है ना पेड़ में, ये सब चीजें क्या है, ये सब ये जड़ होता है, तो जड़ भी नहीं होगा। कली क्या होती है? फूल खिलने से पहले जो उसका निकलता है वो कली होती है, ठीक है। तो कली बहुत नाजुक होती है, तो कली जो होती है वो फूल फूल जिससे बनता है वो कली होती है। तो पत्ती आपको समझ गए, पत्तियों में ये क्या होता है, ये सिराया होती है, पत्ती है, उनमें जो पत्ती देखा उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बेंस कहते हैं, ठीक, बीन्स। कह रहा गिलहरी द्वारा मेवे जमीन में गाड़ कर भूल जाने को क्या कहलाती है? अब बताओ उससे क्या होता है। अब हाँ देखो, इससे दो क्वेश्चन आपका बन गया ना, एक क्या होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जब गिलहरी जो होती है वो जमीन में कुछ गाड़ देती है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पहला चीज। अब दूसरा क्वेश्चन गिलहरी द्वारा आ गया, कह रहा गिलहरी द्वारा मेवे, जो मेवा होता है जमीन में गाड़ कर भूल जाने से क्या होता है? व्हाट हैपन व्हेन अ स्क्विरल, जो गिलहरी होती है स्क्विरल, ब्यूरिंग नट्स ना, ब्यूरिस, हाँ ब्यूटी नट्स इन द ग्राउंड एंड फॉरगेटन देम, और उन्हें भूल जाती है ना, तो भूल जाती है, इस प्रक्रिया क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था कि गिलहरी होती हैं वो मेवे को ले जाती हैं और उसके बाद उसमें गाड़ देती हैं जमीन में, और भूल जाती हैं हम कब कहाँ रखे थे, क्या किए थे। जैसे आप लोग भूल जाते हो हमें कब पढ़ना है, क्या करना है, बहुत तुम लोग ध्यान देते ही नहीं हो पढ़ाई लिखाई पर। अच्छे ढंग से पढ़ाई करो, मेहनत से, नवोदय जाना है ना, घर गाँव में एक भौकाल बनाना ना, ये तो क्या कहते हैं, मेवे सड़ जाते हैं? नहीं, मेवे सड़ते नहीं है, नट्स रूट रॉट नहीं होते हैं, नए पेड़ उजर, बिल्कुल, न्यूट्री कैन ग्रो, बिल्कुल बात सही है, नए पेड़। मिट्टी खराब होती नहीं भाई, मिट्टी क्यों खराब होगी, वो कोई कंकड़ पत्थर प्लास्टिक, कंकड़ पत्थर प्लास्टिक थोड़ी ना गाड़ रहे हैं उसमें, उसमें तो वो बीज उगाड़ रहे हैं, कुछ नहीं होता, नहीं होता है, क्या होता है, नए पेड़ उगते हैं, न्यू ट्रीज कैन ग्रो, नए पेड़ जो है उससे बढ़ते हैं। यहां तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी, मुझे आशा है। मैं परेशान हूँ, बीमार हूँ, फिर भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और आप लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करिए। कोई बहाना मत बनाइए कि आज हमारी तबीयत खराब है, आज हमको बारिश हो रही है, आज हमें ये चीज, कुछ भी नहीं बहाना चलेगा। बस एक बहाना चलेगा कि हमको नवोदय जाना है, बस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा, सॉरी 20 नहीं 17। चील की चोंच, चील की चोंच वह पंजे किस काम के लिए उपयुक्त होते हैं? आप बताओ भैया, इस तरह का भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। व्हाट आर द बीक, जो बीक होता है, एंड क्लू जो उसका पंजा होता है, एंड ईगल द सुटेबल फॉर, किसके लिए सुटेबल होता है बताइए? जो ईगल होता है, चील होता है, उसके जो फार होते हैं, पंजे जो होते हैं, ब्रेक और चोंच होते हैं, ये सब किस चीज के सुटेबल होते हैं? आप लोग बताइए। कभी आपने बाज को शिकार करते थे, कहते हैं ना क्या, बाज से पंगा नहीं लेना, बाज हूं, उसका कोई, उसकी एक चतुराई होती है, वो धीरे 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 उड़ता है, अपने पंखों को हवा के सहारे उड़ाता है, खुद मेहनत नहीं करता है वो, पंखों के, अपनी जो पंखों को ऐसे फैला लेगा
और उसके बाद वो जो है जिस कदर हवाई चलेंगे ऐसे बस टर्न होगा, ऐसे ऐसे टर्न होता रहेगा चले अपने, और अपने शिकार को जो है वो नजर गड़ाए रहता है, मेरा शिकार कहाँ पर है ऐसे देखता है। तो वो किससे पकड़ता है, और जहां उसको शिकार देगा टप से जाएगा, पंजे को डालेगा, उठा लेगा, मतलब उससे वो शिकार करता है। क्या करता है, शिकार पकड़ने के लिए, टू कैच प्रे। ओके, तो मकरंद पीने के लिए नहीं भैया, वो तो तितलियां करती हैं, बच्चियां करती हैं, कहते हैं तितलियां नहीं बाज बनो। ठीक है, ये बीज तोड़ने के लिए नहीं भाई, बीज घोंसला बनाने के लिए घोंसला वोसला नहीं बनाता हो, जहां पता पहले किसी को बनाता है सर। आगे देखते हैं। ओह माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, घड़ियाल की नाक लंबी व नुकीली क्यों होती है, बताइए आप। इसमें से बताओ कौन कौन जो है घड़ियाल देखा है, बताइए कौन बताएगा। व्हाई इज द साउंड ऑफ द घड़ियाल, घड़ियाल को शॉर्ट लॉन्ग एंड शार्प, घड़ियाल की नाक इतनी लंबी सी होती है और जाके शार्प हो जाती है, क्यों होती है, कोई बता सकता है हमको, क्यों कहते हैं, क्यों होती है घड़ियाल की नाक लंबी और शार्प क्यों होती है। घड़ियाल जो होता है वो काफी विशालकाय होता है, ये बात आपको मालूम होगा। तो जब जमीन में जल में रहता है तो उसका मुख्य भोजन जो होता है वो मछलियां होती हैं। तो मछलियों को मार पकड़ने के लिए क्या होता है कि जब वो तैरता ना, वो तेजी से मछलियों को देता तो तेजी से उन पे वार करता, धड़ाम वार किया, और जैसे ही वो वार करता उसके बाद क्या था, मछलियां उसके उससे फिसल नहीं पाती हैं, तो चोटिल हो जाती हैं, और वो उनकी जो साइड साइड में यहाँ दांत लगे होते हैं, उन दांतों के बीच में वो मछलियां फंस जाती हैं। इस प्रकार वो अपना शिकार करता, अपना भोजन बनाता। तो क्या होगा इसमें, मछलियां पकड़ने, टू कैच फिश, वो मछलियों को पकड़ने के लिए क्या आता है ना, तैरने के लिए नहीं भाई, तैरने होने के लिए उसके नाक और उसकी जरूरत नहीं होगी। और सांस लेने के लिए सांस लेता है, लेकिन मेन काम पूछा ना कि मेन काम उसका क्या होता है, वो मछलियां पकड़ने के लिए करता है, सूखने के लिए नहीं भाई, सूखने होने के लिए कुछ नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक सामान्य कीड़े के कितने जोड़ी पैर होते हैं, बात बताइए। सामान्य कीड़े के कितने जोड़ी पैर, जोड़ी ध्यान दीजिएगा, कितने जोड़ी पैर होते हैं। एक कीड़ा है ना, कहता हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स डज द कॉमन इंसेक्ट है। कीड़े होते हैं आप देखते ना, कहते हैं भैया झिंगुरे, जैसे कभी कहीं देखिए किसी का कोई कुछ बिगाड़ना चाहे और उसका माइन्यूट सा बिल्कुल अंतर करे कि मतलब कि यार ठीक है, माइन्यूट सा जो है उसको कुछ बिगाड़ पाए, तो कहते हैं भैया झिंगुरे की एक टांग टूट जाए से वो चलब ना रुके, ऐसे बोला जाता है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके कई सारे टांग होते हैं, तभी तो एक टांग टूटने से कोई मतलब नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या पूछा, पूछे कितने जोड़ी पैर होते हैं, जोड़ी पूछा है भाई साहब। ये मान लो आपका इंसेक्ट हो गया, बना दो थोड़ा सा इंसेक्ट, चलो ठीक है इंसेक्ट बन गया, इसकी एक आंख मैंने कर दी यहाँ पर, यह आपका इंसेक्ट होगा, ठीक है। अब उसका क्या होता है, इधर 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 ऐसे कुछ होता है ना, एक सीधा रहता है, एक इधर एक इधर, ऐसे उस साइड हो गया मान लो, चलो ठीक, ऐसे 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 हो गया। तो ये जो पैर इसके बनते हैं वो कितने होते हैं, इसके जो होते हैं 3 जोड़ी पैर होते हैं ना, 1 जोड़ी, 2 जोड़ी और 3 जोड़ी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि सामान्य कीड़ों के कितने पैर होते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, सामान्य कीड़ा पूछा है, सबको नहीं बात कर रहा हो, सामान्य कीड़े में नॉर्मल तौर पे होते हैं, नॉर्मल तौर पे 6 ही पैर होते हैं, किसी किसी के 12 भी होते हैं, ऐसा नहीं है, 8 12 10 भी होता है। तो इसमें सामान्य जो कीड़े होते हैं उनके कितने पैर होते हैं, पैर तो 6 होते हैं, लेकिन अगर जोड़ी मारी तो 3 जोड़ी उनके पैर होते हैं। 4 होते हैं नहीं भाई, 5 होते हैं नहीं, 6 होते हैं, 2 होते हैं नहीं, इतने जोड़ी होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 का आप लोग ध्यान दें, तो मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। आप लोग तो घर में बैठ के आराम कर रहे हैं और मैं यहाँ गरम गरम पानी पी रहा हूँ, उसी से थोड़ा सा मुझे एनर्जी मिल रही है और मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। क्वेश्चन 20 क्या कह रहा, कह रहा भू आकृतियों को मुख्यतः कितने प्रकारों में बांटा गया है, इनटू हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ द लैंड फॉर्म डिवाइडेड। ठीक है, ये जो आपकी जमीन है, पूरा जो धरती है, इसको कितने भागों में बांटा गया आपको कह रहा, लेकिन किसको, केवल जमीन को कह रहा, इसमें आपको जल की बात नहीं कर रहा, समुद्र की बात नहीं कर रहा, उसमें जल स्थल को नहीं कर रहा, केवल क्या कह रहा, भू स्थल की बात कर रहा ना,
भू आकृतियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया, ये आप लोग बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा उत्तर। कौन बताएगा पहले? ध्यान दीजिए, जो भू आकृतियां हैं, भू आकृतियों को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। वो 3 भागे कौन कौन सी हैं? 3 भाग हैं आपकी। नंबर 1 पर्वत, नंबर 2 पठार, नंबर 3 मैदान। और अगर इसमें पूरी पृथ्वी अगर बात करें तो एक भाग और आ जाता, वो क्या आ जाता आपका? समुद्र आ जाता। ठीक है, तो सागर जिसे कहते हैं। तो पर्वत, अच्छा पर्वत किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज्यादा हो। ठीक। और पठार किसे कहते हैं? जिसे कि 200 मीटर से लेकर के 600 मीटर तक हो। ओके, क्या कहते हैं इसको? पठार कहते हैं। और मैदान क्या होता है? मैदान की लंबाई जो होती है वो 200 मीटर से कम की ऊंचाई होती है, कम होती है। ठीक है, ऊंचाई की बात कर रहा हूं। ये तीनों बात आप ध्यान दीजिए। तो कितना होता है ये आपका? तो भू आकृतियों में 3 भागों में बांटा गया है। आई बात समझ में? इतनी तो बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे विश्वास है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। ये क्वेश्चन जरूर आपका एग्जाम में बन सकता है कि भू आकृति कितने भागों में बांटा गया? 3। ठीक है, उसको इसको इंग्लिश में भी लिख लेता हूं। ठीक है, लैंड फॉर्म्स जो होता है वो 3 भाग में होता है। ठीक, इसको तो आप लोग ध्यान दीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा 20 क्वेश्चन आपका हो गया है ना। ठीक, आगे देखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग और आगे देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा? ऊंची परंतु समतल सतह वाली भूमि को क्या कहा जाता है? कह रहा ऊंची परंतु समतल भूमि वाली सतह को क्या कहा जाता है ना। व्हाट इज हायर हाई बट फ्लैट सरफेस लैंड, क्या कहा? मतलब ये क्या कहा जाती है? अभी मैं पीछे अभी जस्ट आपका एक हिंट दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करके लाना है। आपको करना है या इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। मैं इसको नहीं कराऊंगा, कल शायद अगर भले करा दूं पहले, लेकिन आप लोग पहले उत्तर दीजिए हमको। तो इस इन्हीं तीनों में से एक एक होगा, आप लोग बताइएगा। मैं आपको बता दे रहा हूं, कह रहा कि ऊंची परंतु, मान लो ये ऊंची है, ऊंचा होगा, परंतु समतल सतह ना, फ्लैट सरफेस, ये ना फ्लैट सरफेस होती है, इस भूमि को क्या कहते हैं? अब बताइए। तो मैं बता दिया हूं, अब आप लोग बताइए, पर्वत कहते हैं, पठार कहते हैं, मैदान कहते हैं या घाटी कहते हैं? बताइए आप लोग इसको क्या कहते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है, आपका काम है, ये आपका होमवर्क है। क्या है आपका? ये HW, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूं। क्या है आपका? ये HW है। ठीक है, HW होमवर्क है आप लोगों का, इसको करके लाना है भाई, होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, इसको आप लोग करके लाइएगा। हम आप लोगों को देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिएगा, क्या इसका आंसर होगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी ये बैच जो है आप लोगों की लॉन्च हुई है और 15 अगस्त चल रही है, इसमें काफी वीडियोस हो चुके हैं और वीडियो डे बाय डे पढ़ रहे हैं। आज संडे, आज वीडियो नहीं पड़ेगी इस पे, तो और एक दिन जो है आप लोगों को जो है रेस्ट दिया जाएगा। और हम लोग तो रेस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि हम लोगों को देख रहे हैं परेशान हूं, तभी क्लास ले रहा हूं। और यूट्यूब पे इसलिए पेड जो कोर्स है इसलिए इस पे रेस्ट दिया जाता है, क्योंकि जो ऐप है उसका मेंटेनेंस होता है थोड़ा, उसमें चीजें अपडेट होती हैं, उसके लिए एक दिन समय चाहिए होता है। तो वो मैं संडे को रखा हूं। मैं सोचा था संडे को ना रख करके मंडे या ट्यूजडे को रख देता हूं, लेकिन वो चीजें नहीं पॉसिबल हो पाई। देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि संडे को ना रखूं, क्योंकि आप लोग संडे को घर पर रहते हैं, तो बेहतर ये होगा कि मैं उसको जो है रख दूं किसी अदर डे पर। तो अदर डे पे रखूँ, अभी धीरे धीरे बताता हूँ आप लोगों को। लेकिन तब तक आप लोग इसको ज्वाइन करिए, काफी बच्चे इसमें इनरोल्ड हो चुके हैं और क्लासेस भी ले रहे हैं। और जो बच्चे इनरोल्ड हो चुके हैं वो बताइए, अगर कोई समस्या हो रही तो बताइए। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, अभी कुछ लोगों का मेरे पास फोन आया था, मैसेज आया था कि सर पेड कोर्स पे 1 घंटे की क्लास नहीं हो रही है। भाई साहब, मैं आप लोगों को एक बात समझा दूं कि घंटा मत गिनिए, आप अपना सिलेबस देखिए, सिलेबस कितना आपका है और समय कितना है, और उस अकॉर्डिंग मुझे कराना है। और मुझे करवाना है ना, अगर मैं सही बता दूं कि आपका EBS का 4 चैप्टर है, अब मुझे अगर करवाना होगा तो मैं नॉर्मली तौर पे
मैं इसको 3-4 क्लास में पूरा खत्म कर दूंगा और समझ भी आप लोगों को आ जाएगा। लेकिन मुझे एक एक चीज को डिटेल बताना है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ कमजोर भी बैठे हुए हैं, उनको भी लेके चलना है आपके साथ में, आपके दोस्त हैं वो भी, तो कहीं ना कहीं आप लोग भी नई चीज सीखेंगे। तो इसलिए मैं एक एक मतलब कि हेडिंग का जो सब हेडिंग है, तो जैसे प्राकृतिक संसार है, प्राकृतिक संसार में परिवहन आता है, नदियां आती हैं, पर्वत पठार ये चीजें आती हैं। तो अभी जैसे मैंने परिवहन करवाया, तो मैं कल नदियां करवाऊंगा, फिर उसके पर्वत पठार, फिर मैदानी इलाके कराऊंगा। ये सब चीजों को मैं लेकर के चलूंगा धीरे धीरे, जिससे आप लोगों के लिए बर्डन ना हो। तो 1 घंटा आप मत गिनिए कि सर 1 घंटे की क्लास नहीं हो रही है, यार ये कोई बात नहीं होती है, धीरे धीरे सब सुधार किया जाएगा, सब चीज आप लोग समझेंगे। हाँ, आपका कोर्स नहीं कंप्लीट हो रहा, आपको समझ में नहीं आ रहा, चीजें आपके माफिक नहीं हो, तो आप लोगों को बताइए कि सर समझ में नहीं आ रहा, आप गलत समझा रहे हैं, बच्चे को समझ नहीं, हम और पोलाइटली उस चीज को करेंगे और साधारण तरीका लेकर यहाँ समझाने के लिए। अपनी समझ से तो मैं पूरा एकदम साधारण तरीके से समझाता हूँ, पूरा सबका पोस्टमार्टम कर देता हूँ, जितने ऑप्शन हैं, जितने आपके क्वेश्चन है, क्वेश्चन के साथ ऑप्शन को भी पूरा विस्तार समझा देता हूँ, उसका ग्राफ सा समझाता हूँ, एक एक चीज को बताइए, डिजाइन उसका हर चीज करके मैं समझाता हूँ। फिर भी अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, फिर भी बताइए, हमको समझाएंगे आपको, ठीक है। बाकी जो लोग इनरोल नहीं हुए वो लोग जल्द से इनरोल हो जाएं, ठीक है। फिर क्योंकि कुछ लिमिटेड सीट है, इसका जो है बढ़ जाएगा डेट, मतलब कि इसके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो फिर उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, क्योंकि भाई हर चीज का मेंटेनेंस चार्ज होता है धीरे धीरे, तो फिर वो चीज हमको अलग से पे करना होता है। तो क्या होता है 8005257808 पे आप लोग कॉल करें और जो है इस बैच को ज्वाइन करो। और बैच नहीं ज्वाइन करने कोई और समस्या होती है तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग जो है अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहें, ठीक, मन तन से लग के आप लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक, बाय बाय।